नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज़। आज हम आपको एक खास मेहमान से मुलाकात करा रहे हैं, जो कि न केवल बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यक्रमों की बागडोर भी संभाल रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार अब्बास नकवी की। नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ पर। लोकसभा चुनाव में अपार सफलता के बाद नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से इस चुनावी संग्राम का फेस आप लोगों ने, बीजेपी ने बना दिया और आप लोगों ने एक नारा भी दिया कि आओ चलें मोदी के साथ। कितना असर दिख रहा है? देखिए, जब हम कहते हैं कि बदले हरियाणा के हालात आओ चले मोदी के साथ, या बदले महाराष्ट्र के हालात आओ चले मोदी के साथ, तो उसका सीधा अर्थ है कि मोदी आज जो है वो सुशासन के और विकास के प्रतीक बन गए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का मतलब विकास के साथ चलने का, सुशासन के साथ चलने का। और इस हमारे संकल्प को और इस संदेश को लोगों ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से स्वीकार किया है। और अब आप देखें अगर, तो मोदी जी की जो सभाएं हो रही हैं, मोदी जी के जो चुनाव कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से लोगों का उसमें अपार समर्थन मिल रहा है, एक बहुत ही इनकरेजिंग समर्थन है, तो निश्चित तौर से वो इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी के सुशासन और मोदी जी के विकास का मंत्र मजबूती के साथ चल रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत पुरानी सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ये जो तमाम तरह के एक बासी, थके थकाए और बेसुरे मुद्दे थे, वो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। लोग इससे ऊब चुके हैं। अब लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं कि समृद्धि, अपनी सुरक्षा। तो इन मुद्दों पर हम चुनाव की दिशा बदली है और राजनीतिक दशा बदली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर जो है अभी भी दिख रही है? बिल्कुल, मोदी जी का बदस्तूर कायम है, मतलब उसमें बिल्कुल कोई फर्क बिल्कुल। नहीं ये पड़ा हमें है। इस बात का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी श्रृंखला है हमारे एक्सेप्टेबल लीडरशिप की, लेकिन मोदी जी निश्चित तौर से हमारे इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं, श्रेष्ठ नेता हैं, और जनता के बीच में भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। सोनिया गांधी जी सिर्फ 7 चुनावी रैली कर रही हैं, 3 हरियाणा में, 4 महाराष्ट्र में। उधर राहुल गांधी जी 13 सभाएं कर रहे हैं। आखिर आपने मोदी जी को 30 सभाएं करने पे मजबूर क्यों कर दिया? नहीं, कोई मजबूर नहीं किया। मोदी जी की जो सभाएं हो रही हैं, उसके अलावा राजनाथ जी की सभाएं हो रही हैं, अमित शाह जी की सभाएं हो रही हैं, सुषमा स्वराज जी की सभाएं हो रही हैं, हमारे शिवराज चौहान साहब की सभाएं हो रही हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सभाएं हो रही हैं, आनंदीबेन पटेल की सभाएं, मतलब एक लंबी श्रृंखला है। सभी पार्टी की लीडरशिप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पर सभाएं कर रही है, लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में जा रही है। और केवल सभाओं पर ही निर्भर नहीं है, हम जो है वो हमारे परंपरागत तरीका जो है डोर टू डोर कैंपेन और लोगों तक पहुंचना, संपर्क और संवाद, उसके माध्यम से भी हम अपने संदेश को लोगों तक दे रहे हैं और बहुत सफलता के साथ दे रहे हैं। निश्चित तौर से मोदी जी बिना थके हुए, बिना रुके हुए, जो लोगों के जुनून है उसको जो है वो जज्बे में बदलते हैं, और उस जज्बे को जनादेश में बदलने में उनके निश्चित तौर से वो उसमें माहिर है, और लोगों का उन पर विश्वास भी है। इसलिए मोदी जी इतनी सभाएं कर रहे हैं, और इतनी सभाओं के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की। फिर से एक खास टिप्पणी, मोदी, महाराष्ट्र और अफजल खान, क्या कहेंगे आप? आपने सारे नेताओं को, पूरी की पूरी फौज, मोदी जी अपने जितनी कुनवा, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी को उतार दिया महाराष्ट्र में। हाँ, उद्धव जी काफी नाराज हैं, सारे विपक्षी कह रहे हैं कि सारा का सारा, मतलब ये देश नहीं चाहे सबको भी महाराष्ट्र आ गया। भाई, हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ जो है हर व्यक्ति खेत खलिहान, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और हमारे पास एक लंबी नेतृत्व की श्रृंखला है। वो नेतृत्व की श्रृंखला जो है वो चुनाव होता है तो वो एक तरह से कसौटी होती है पार्टी के लिए। हर चुनाव में हर पार्टी चाहती है वो चुनाव जीते। हमारा पार्टी का भी संकल्प है कि हमारी चुनाव ये जीतना चाहिए, और इसलिए जीतना चाहिए कि अगर इन राज्यों में कुशासन है, इन राज्यों में अव्यवस्था है, ये राज्य विकास की रोशनी से कोसों दूर हुए हैं, तो उनको विकास के रास्ते पे ले जाना है। इसलिए हमारी सारी लीडरशिप लगी हुई है। अब इसमें किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को जो है चिंता हो रही है, तो ये उनकी अपनी समस्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये सवाल पूछा, हमारी पार्टी कुनबे की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए तो ये सवाल पूछा जा रहा है महाराष्ट्र में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या गुजरात के प्रधानमंत्री हैं? मतलब इस चुनावी कैंपेन को बड़ा दिलचस्प बनाया है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र इलेक्शंस। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है वो बिल्कुल कुछ चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं।
या तो उनको ज़मीन की हकीकत और ज़मीन की सच्चाई से वो वाकिफ़ नहीं होना चाहते या दो चार नहीं होना चाहते। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हमने नहीं चुना है। देश का प्रधानमंत्री जो है वो जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्होंने नहीं चुना है। इस देश की करोड़ों जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपनी ज़मीन से, अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने चौक चौराहों चौपालों से अभी भी उनकी जुड़े हुए हैं और ज़मीन का जुड़ा हुआ लीडर के रूप में उन्हें जाना जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? एक चीज़ बताइए कि इस चुनावी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आपके कभी दोस्त रहे शिवसेना बहुत ही गहरा चोट कर रही है, लेकिन आप लोग बीजेपी पार्टी, आप जितने भी नेता हैं, तो शिवसेना के प्रति काफी आक्रामक नहीं है। देखिए, पहली क्यों बात है तो ये कि हम तूतू मैमे का चुनाव तो कर नहीं रहे हैं। ना हम तूतू मैमे पे ये विश्वास करते हैं, ना हम आरोप प्रत्यारोप पे। हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं चुनाव। और जो भी पार्टियां मोदी जी पर आरोप लगा रही हैं, मोदी जी पे हमला कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 15 सालों से महाराष्ट्र में सरकार में थे और 10 सालों से हरियाणा में सरकार में थे। सवाल हमसे पूछा जा रहा है। अरे भैया, जिनको जवाब देना है, जिनको सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब जनता के बीच में रखना है, 15 सालों का महाराष्ट्र का और 10 सालों का हरियाणा का, वो रखने के बजाय आप कह रहे हैं मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। तो जब जब मोदी को रोकने की बात, बीजेपी को रोकने की बात हुई है, तब तब मोदी और बीजेपी आगे बढ़े हैं। ये बात है। दूसरी चीज़ ये कि जो तूतू मैमे में हम नहीं पढ़ना चाहते। हमारा तो देखिए यही कहना है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता। इसलिए इतनी तलखी और इतना कड़वाहट नहीं होनी चाहिए कि कभी हम सामने आमने बैठे तो हम आंख से आंख मिला करके ना बात कर सकें। तो कुल मिला के आप एक इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पोस्टपोन अलायंस हो सकता नहीं, कोई पोस्टपोन अलायंस नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले सरकार बनाएगी, लेकिन सियासत में कोई दुश्मनी थोड़ी होती है, कोई खेत खलिहान का झगड़ा थोड़ी होता है। भाई, हम सैद्धांतिक झगड़े पे अलग अलग होते हैं, सैद्धांतिक विचारों का जो है वो अलगाव होता है। तो इसलिए जो है वो अगर हम कभी है। तो मिले इस भी, गठबंधन को तो आप एक सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के लीडर जो आपके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं गडकरी जो हों और अन्य लीडर्स, वो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ, ये ऐसा संभव है और इसीलिए अब शायद आप लोग शिवसेना के प्रति बहुत ज़्यादा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई संभव है, क्योंकि अब वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार का ज़माना गया। अब जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकारें नहीं बनेंगी, अब स्पष्ट जनादेश की सरकारें बनेंगी। अगर आप पिछले 5-6 सालों के 12 चुनावों को देखें तो हर चुनाव जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकारों को रिजेक्ट करता रहा है, स्पष्ट जनादेश की सरकार बनाता रहा है। आप चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार रही हो, चाहे आप तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे कर्नाटका की सरकार हो, चाहे असम की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, या जितनी भी सरकारें आप देख लीजिए, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से लेकर के और राजस्थान से लेकर जितने भी चुनाव हुए, एक लंबी श्रृंखला है उसकी। कहीं पर लोगों ने जुगाड़ और जोड़ तोड़ का रास्ता नहीं चुना है। और लोकसभा का चुनाव, उनका सीधे स्पष्ट जनादेश दिया कि भैया तुमको हम जनादेश देते हैं, तुम काम करो। कल बहाना ये मत करना कि क्योंकि गठबंधन की सरकार थी इसलिए हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि गठबंधन की सरकारों का जो अनुभव है वो बहुत कड़वा अनुभव है लोगों को। तो आप रूल आउट कर रहे हैं किसी भी गठबंधन से? बिल्कुल, कोई गठबंधन नहीं। तो मतलब आपका ये कहना है कि आप लोकसभा में जिस तरह से आपको अप्रत्याशित जीत मिली और आप ये एक थॉट प्रोसेस चल रहा है और इसीलिए शायद गठबंधन से आप अलग हुए। आपका ये कहना है कि गठबंधन ना हो तो बेटर है, तभी हमको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या है कि गठबंधन को विश्वसनीयता और गठबंधन को स्टेबिलिटी हमने दी, भारतीय जनता पार्टी ने दी। गठबंधन से तो कोसों दूर कांग्रेस पार्टी भागती थी, कहती थी गठबंधन नहीं होने चाहिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एनडीए बना, एनडीए की विश्वसनीयता बनी। एनडीए जो है पूरे 5 साल तक सरकार में रहा। अनुभव बहुत अच्छा था। आप अभी बता रहे हैं कि अनुभव अच्छा नहीं था, उस समय का आपका अनुभव बहुत हाँ, अच्छा बहुत था। अच्छा आप सरकार में थे, इसीलिए आप खूब मंत्री थे। हाँ, अनुभव बहुत अच्छा था। हमने कभी गठबंधन के जो साथियों को छोड़ा नहीं है। गठबंधन के साथी अगर छोड़ के चले गए किसी छोटे मोटे कारण को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये उन्हें खुद अपने आत्मचिंतन करना चाहिए और चुनाव के रिजल्ट के बाद वो खुद आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर होंगे। और इस तरह का आत्मचिंतन सामने नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो हमारे एक पुराने साथी थे वो छोड़ के गए और उनको आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और अभी जब चुनाव होगा बिहार का तो उसके बाद और होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन में यदि त्रिशंकु की सरकार बनती है या स्थिति उभरती है तो आप किसी से गठजोड़ नहीं करेंगे? कोई त्रिशंकु की सरकार नहीं बनेगी।
महाराष्ट्र की जनता जो है वो पहाड़ से गिर के खजूर में नहीं अटकेगी। सीधे तौर से स्पष्ट जनादेश के साथ स्पष्ट जनमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। किस बिना पे आप कहते हैं? आपके यहाँ महाराष्ट्र में आप एक लीडर को आप अब तक एक चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जबकि आप लोगों का एक इतिहास रहा है कि आप हमेशा असेंबली इलेक्शंस में एक व्यक्ति को, एक चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट करते हैं। इस इलेक्शन में आपने ऐसा नहीं किया। आप अभी राज ठाकरे कह रहे थे कि मोदी जी, जो पहली चुनावी रैली थी, मोदी जी ने ये कहा कि आज यदि मुंडे जी होते तो शायद मैं महाराष्ट्र में इस तरह से एक चुनाव प्रचार करने नहीं आता। तो कुल मिला के यही है ना कि आपके पास लीडरशिप की कमी है वहाँ? बिल्कुल कमी नहीं है। हमारे पास लीडरशिप भी है, हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास नीतियाँ भी हैं, हमारे पास मजबूत नेतृत्व है। और चुनाव जो है वो जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आने के बाद आपको वो नेतृत्व भी दिखेगा जिसके कंधों पर हम ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की देने वाले हैं। और इसमें कहीं किसी तरह का पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुख्यमंत्री हमने कहा पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनमें कंफ्यूजन हो तो रहे, वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं। मोदी जी इशारा करते हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ, क्या बन सकते हैं? ठीक है, हम पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जो चुनाव होने के बाद हम जो है वो नेतृत्व किसके हाथों में होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये पार्टी ने के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप देखिए कि दोनों ही राज्यों में, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें, आपके पास कोई एक नाम नहीं है जिसको आप प्रोजेक्ट करेंगे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में। तो ऐसी स्थिति में क्या आप एक बात मुझे बता सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आएंगे? हाँ, ऐसी कोई बाहर से नहीं थोपा हम भारतीय जनता पार्टी बहुत सी जगहों पर मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ती है, बहुत सी जगहों पर हम बिना घोषित किए हुए चुनाव लड़ते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि हमारी ये परंपरा ही है कि हम घोषित करके ही चुनाव लड़ते हैं। हर जगह, बहुत सी जगह पे ऐसा चुनाव हुआ है जहाँ पे हम बिना मुख्यमंत्री घोषित किए हुए लड़े हैं। और उसके बाद जो चुने हुए MLAs होते हैं वो तय करते हैं कि भाई किसको हमें अपना नेता चुनना है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। महाराष्ट्र में कितना सीट मिल रहा है आपको? महाराष्ट्र में हम पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 150 सीट के आसपास हम उसके इर्द गिर्द रहेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए, वो तो 19 तारीख को मैं फिर आपसे एक बार मुखातिब होऊंगा। बिल्कुल। पवार साहब कह रहे हैं कि विदर्भ पे रेफरेंडम होना चाहिए, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे? पवार साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, 15 सालों से वो महाराष्ट्र में सरकार में हैं, 10 सालों से केंद्र में सरकार में है। अब जब उनको सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भैया 15 सालों से आपने महाराष्ट्र में क्या किया, हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो उसका जवाब देने के बजाय वो रेफरेंडम की बात करने लगे। अरे भाई, आपको ये रेफरेंडम जो है उन 15 सालों तक क्यों नहीं याद आया जब आप सरकार में थे वहाँ, और 10 सालों में यहाँ क्यों नहीं याद आया जब आप दिल्ली में सरकार में थे? तो ये जो सारे के सारा लोगों को जो है वो मुद्दों से भटकाने और भरमाने की कोशिश है। लेकिन आपकी पार्टी छोटे छोटे राज्यों की बातें हमेशा से मांग करती नहीं है कि ऐसा होना चाहिए और विदर्भ को एक नया स्टेट बनना चाहिए। ये तो शुरू से आपका स्टैंड रहा है। देखिए, हमारा स्टैंड जो पार्टी का था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा पार्टी का है कि भाई छोटे राज्यों के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग की एक बार स्थापना हो, वो चर्चा करे। तमाम उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं चार हिस्से बना दो, कहीं और कह रहे हैं कुछ बना दो, तो उसके लिए तो एक ही रास्ता है। उसका जो एक लेजिटमेट तरीका है कि भाई आप राज्य पुनर्गठन आयोग उस पर सारे मांगों पर चर्चा कर ले। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, महाराष्ट्र में मुद्दा इस समय कुशासन और करप्शन की सरकार को हटाना और सुशासन और समृद्धि से क्यों समर्पित सरकार को स्थापित करना, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। आज आर्थिक अव्यवस्था की राजधानी बन गई है। आज जिस तरह का वहाँ पर हालात पैदा हुए हैं, वो हालात जो है निश्चित तौर से महाराष्ट्र के लोगों को प्रगति की धारा से कोसों दूर लेके चले गए हैं। तो क्या आप पावर में आएंगे तो विदर्भ को स्टेट बनाएंगे? हम ये मुद्दा अभी इस समय नहीं है, और इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र को मैं इसलिए नहीं है। देखिए क्या है, जो इशू हमारे सामने है वो सबसे बड़ा इशू है कि महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के कुशासन से मुक्त कराया जाए। एक दूसरी चीज़, जो महाराष्ट्र की इन पिछले 15 सालों में दुर्गति हुई है, हालात बुरे हुए हैं, उन हालात को बेहतर बनाया जाए। और जिस तरह से महाराष्ट्र या मुंबई
दुनिया के सामने भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में कहलाता था, उससे फिर उसका सम्मान और उसकी फिर से विकार कायम किया जा। देखिए, महाराष्ट्र में न केवल पवार बल्कि कई आपके शिवसेना के लीडर्स कितनी बार कह चुके हैं कि जिस महाराष्ट्र, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, आपके गुजरात की चीफ मिनिस्टर वहाँ जाती हैं, कहती हैं कि अरे यहाँ स्थिति ठीक नहीं, आप मेरे यहाँ गुजरात में आइए। महाराष्ट्रियन बहुत आहत हैं, बहुत हर्ट हुए हैं इन चीज़ों को लेकर। नहीं, वो उनके सेंटिमेंट को बहुत कोई हर्ट नहीं हुआ है। केवल जो है वो कुछ पार्टियां जो है वो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। वो मुद्दा खुद अपने आप अपने मुंह औंधे मुंह गिर चुका है। देखिए, कोई भी चीफ मिनिस्टर मुंबई जाता है, महाराष्ट्र जाता है, तो वो या दिल्ली आएगा या हैदराबाद जाएगा तो वहाँ के लोगों से यही कहेगा, आप हमारे राज्य में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर मान लीजिए मोदी जी गए अमेरिका में और अमेरिका में अमेरिकन से कहा कि भैया भारत में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, तो क्या हो गया? क्या अमेरिका के लोगों को हर्ट कर गए क्या? वो अमेरिका के लोगों का अपमान कर दिया क्या? अरे भाई, हर देश चाहता है, हर राज्य चाहता है कि उसके राज्य में फैक्ट्रियां लगे, उसके राज्य में उद्योग धंधे बढ़े, उसके राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, और इसके लिए वो अलग अलग राज्यों से इन्वेस्टमेंट की बात करता है, अलग अलग औद्योगिक घरानों से इन्वेस्टमेंट की बात करता है। महाराष्ट्र के लीडर्स तो ये भी कहते हैं कि आपने तो अमेरिका को ही महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम बना दिया, वहीं से कैंपेन शुरू कर दी मोदी जी ने, वो महाराष्ट्र को ध्यान में रख के। दिक्कत एक है कि एक बात आपको बहुत साफ बताऊं मैं, कि मोदी जी ने एक नारा दिया कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उस नारे के बाद अगर आप दिल्ली के सत्ता के गलियारे में देखें तो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलाल गायब हो गए और उनकी दुकानों पे ताले लग गए। और अब उनकी दुकानों पे ताले लग गए तो निश्चित तौर से उनके संरक्षक, उनके समर्थक, उनको जो लोग अभी तक संरक्षक देते रहे हैं वर्षों से, तो उनमें हताशा, निराशा और उनमें घबराहट और बौखलाहट तो स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज़ तय है कि जब तक दिल्ली के सत्ता के गलियारे में जमे जमाए सत्ता के दलाल कायम रहेंगे, तब तक जो है वो देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो सकती थी। इसलिए आज दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों का गायब होना इस बात का संकेत है कि दिल्ली की यानी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था आम लोगों के हाथों में जा रही है, सत्ता के दलालों के हाथों से निकल करके बाहर। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए जो है वो मोदी जी कहीं कुछ बोलेंगे तो ऐसे लोग, जो लोग कि इस वक्त हताश हैं, निराश हैं, उनमें जो है वो बौखलाहट स्वाभाविक। कांग्रेस ये कह रही है कि आप महाराष्ट्र को जीतने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि आप लोगों ने, आपने और एनसीपी ने कोई एक हिडन पैक्ट कर लिया है। देखिए, पवार साहब को आप केंद्र में लाएंगे और वहां आप उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हिडन पैक्ट तो कोई करते नहीं हम। जो पैक्ट होता है डंके की चोट पे सीना ठोक के हम लोग करते हैं। तो इसलिए हमें ना तो ज़रूरत है हिडन पैक्ट करने की और ना आवश्यकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का चुनाव लड़ते हैं और हर चुनाव हम जीतने के संकल्प के साथ लड़ते हैं। चुनाव के बाद रिजल्ट जो जनता देती है, जनता के जनादेश को हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। हमें जनादेश सरकार बनाने के लिए देती है तो हम सरकार बनाते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए देती है हम विपक्ष में बैठते हैं। नहीं तो वो कांग्रेसी लोग, ये जितने भी आपके अपोजिशन में हैं, उनका तो यही कहना है कि जो इंडिकेटर बाई इलेक्शंस के थ्रू मिला है और जिस तरह से मोदी जी सिर्फ क्लेम करते हैं, वो एम्प्टी क्लेम्स होता तो है नहीं। तो वो इस बार जो है महाराष्ट्र की जनता और हरियाणा की जनता आपको बता देंगे। हम तो क्या कहेंगे आप मोदी जी का ये जो चुनावी नतीजा आने वाला है, कहीं आपकी सरकार नहीं बन पाई तो फिर ये मोदी जी का कहीं एक सवालिया निशान नहीं लगेगा? पहली बात आप जिस तरह से मेन कैंपेनर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, बाई इलेक्शन के रिजल्ट की खुशफहमी और गलतफहमी में कुछ पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं, और अगर है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, वो हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। ऐसी खुशफहमी और गलतफहमी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। जहाँ तक सवाल है, मोदी जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी के नेता होने के नाते, हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता होने के नाते वो चुनाव के अभियान में जाएंगे। चुनाव में जो भी रिजल्ट होगा वो सभी लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, सभी लोग उसके लिए भागीदार होते हैं। अगर हम जीतेंगे तो सारी पार्टी उसके लिए क्रेडिट मिलता है, पार्टी को, मोदी जी को क्रेडिट मिलता है।
सारे के सारा पार्टी का कुनबा इकट्ठा होकर के उसका क्रेडिट लेता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मोदी जी को हारेंगे तो क्या होगा, जीतेंगे तो क्या होगा, अरे ये सोच के कोई कैंपेन थोड़ी करता है भाई। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने के लिए उसके लिए एक संकल्प लेके बढ़ते हैं। देखिए, शिवसेना और आप एक साथ इकट्ठे 25 साल से आगे बढ़े, साथ में रहे, और जब अब वक्त आया कि दोनों को मिलके एक सबल सरकार वहाँ महाराष्ट्र को देना है, तो आप दोनों अलग हो गए। हम उन कारणों में नहीं जा रहे, लेकिन एक बात तय है कि ये बहुत ही भावुक शिव सैनिकों के लिए मसला रहा है, आपके लिए भी। उनका कहना है कि आप इवन शिवाजी छत्रपति जी को भी भुना रहे हैं। देखिए, एक बात, जो कि ये बहुत बिल्कुल बेमानी है, अच्छी बात नहीं है। एक बात मैं कहूँ, लिहाज आँख का, रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। जिस वक्त जो है वो शिवसेना टूटी या शिवसेना के कई नेता अलग हुए शिवसेना से, तो बीजेपी ने तो नहीं किया। उसके बाद जो है वो शिवसेना से अलग होकर परिवार उनका अलग हुआ, टूटा, इधर उधर हुआ, तो हमने तो नहीं किया। आज हमें इस बात की खुशी है कि मोदी जी जैसा हमारे पास नेतृत्व है। एक अटल जी, अडवाणी जी का नेतृत्व था, आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिनको हम मानते हैं कि उनका शब्द जो है अंतिम शब्द है। सारी चर्चा, सारे विमर्श के बाद जो निकल के आती है बात, अगर मोदी जी तक पहुंची और मोदी जी ने उसका आकलन करने के बाद जो चीज़ कही उसको मानती है पूरी पार्टी। लेकिन अगर वो स्थिति नहीं किसी पार्टी में है, किसी परिवार में है, तो फिर वही होता है ना कि लिहाज आँख का, रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो वहाँ दिक्कत ये है। आपकी जनता, महाराष्ट्र की जनता कंफ्यूज है, क्योंकि आप एनडीए के अभी भी पार्टनर हैं, वो आपको शिवसेना के मंत्री हैं आपके कैबिनेट में, और वहाँ आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है ये नेचुरल अलाइज हैं और ये पोस्टपोल अलायंस तो हो जाएगा। तो कहीं कंफ्यूज करके आपने जनता को क्यों रखा? कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, एक बात है, एनडीए जो है वो, हम केंद्र में एनडीए है, राज्यों में अलग अलग जगहों पे जो पार्टियां हैं, अब जैसे इस वक्त अब आप अकाली दल है, अकाली दल हमारे साथ नहीं है। हाँ, वो आपके विरुद्ध में, हरियाणा हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब थोड़ी कि हमारा केंद्र का एनडीए टूट गया। तो इसलिए जो है वो एनडीए का जो कुनबा है या एनडीए जो है वो केंद्र की व्यवस्था है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां अपने राजनीतिक सुविधा के अनुसार अपने निर्णय करती हैं, उस पर हम कोई निर्णय थोप नहीं सकते। एक चीज़ बताएं, पवार साहब बहुत आहत हैं कि मोदी जी बहुत ही पर्सनल अटैक कर रहे हैं ये, और ऐसा इस चुनावी इस कैंपेन में वो इट हैज स्टूप टू वेरी नहीं, पवार साहब के ऊपर तो कोई पर्सनल अटैक नहीं। देखिए, क्या पवार साहब पे अगर अटैक की बात आ रही है, पवार साहब देश के कृषि मंत्री थे, देश की सरकार के बहुत ही कद्दावर मंत्री थे जो 10 साल तक चली है, बड़े महत्वपूर्ण पदों पे थे। और देश की जो बदहाली और बेहाली हुई, और महाराष्ट्र की जो बदहाली और बेहाली हुई, उसके लिए जिम्मेदार किसको? पवार साहब को नहीं ठहराया जाए तो किसको? महाराष्ट्र की जनता को ठहराए। भाई, पवार साहब ने महाराष्ट्र में 15 साल शासन किया, 10 सालों तक केंद्र में शासन किया, और महाराष्ट्र दिन ब दिन, दिन दूना रात चौगुना बदहाल और बेहाल होता गया। तो उसके लिए अगर जो है उनको जिम्मेदार का माना जाता है, तो इसमें पर्सनल अटैक कहाँ से हो गया? तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर, आपका दोनों प्रदेशों में, हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो अनाउंसमेंट होगा, एक फार्मूला, आपकी एक फार्मूला क्या होगी चीफ मुख्यमंत्री पद? देखिए, फार्मूला तो सीधी है कि हमारे जो विधायक होंगे, जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वो तय करेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मुहर लगाएगा, उस पर चर्चा करेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारा मुख्यमंत्री होगा वो एक बहुत सक्षम मुख्यमंत्री होगा, एक साफ सुथरा मुख्यमंत्री होगा, प्रदेश को चलाने की क्षमता रखने वाला मुख्यमंत्री होगा, निर्णय लेने की ताकत रखने वाला मुख्यमंत्री होगा, और प्रदेश को समृद्धि और सुशासन के रास्ते पर ले जाने वाला मुख्यमंत्री होगा, और वो भाजपा का ही होगा, ये भी बता देते हैं। चलिए, 19 तारीख को चुनावी परिणाम आ जाएंगे, देखेंगे कि आपके दावों में कितना दम था। उसी दिन आपसे मुखातिब भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो ये बयां कर रहे थे कि दोनों स्टेट वो जीतने वाले हैं, और वो जीतने वाले इसलिए भी हैं कि वो पूरी चुनावी कैंपेन के बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये संभाल रहे हैं, और इन्हीं की जिम्मेदारी थी। इन्होंने ही तय किया था कि वो कहाँ चुनावी सभा करेंगे। 30 जगहों पे चुनाव के लिए उनको अब तक करा चुके हैं। अब देखते हैं कि इनके दावों में कितना दम रहा।